अब हमें नेक्स्ट दिन की सीन की दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोगों के साथ, सभी स्टूडेंट के साथ क्योतारो भी स्कूल की तरफ जा रहा था और स्कूल में जाके अपनी डेस्क में बैठता है और यहाँ पर तो वो कुछ अपने दिमाग में सोच रहा था जो इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर लंच वगैरह स्टार्ट हो जाती है और लंच करते हुए क्योतारो ये नोटिस करता है कि एक लड़की यामादा की तरफ घूर घूर के देख रही थी। और जब क्योतारो यामादा की तरफ देखता है तब वो देखता है कि यामादा चुपके से अपनी मिल्क वाली पाउच को अपनी बैग में छुपा लेती है। और ये देखकर क्योतारो ये सोचने लगता है कि शायद यामादा किसी एबंडेंट कुत्ते को ये मिल्क खिलाती होगी। और तभी अचानक दूसरे ही पल हम देखते हैं कि यामादा और क्योतारो दोनों ही पहुंच गए थे लाइब्रेरी में, मतलब जहाँ पर वो हर वक्त अपना टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और वहाँ पर जाके क्योतारो ये देखता है कि यामादा ने अपनी बैग में से एक खाने का चीज़ निकाला है, मतलब इस खाने की चीज़ को बनाने के लिए मिल्क चाहिए होता है, इसीलिए उसने अपनी मिल्क की पाउच को अपनी बैग में रखा था। तो वहाँ पर कोई भी बॉल नहीं था, मतलब कोई भी कटोरी नहीं था जिसमें वो उसे डाल के बना पाए, तो इसीलिए यामादा उस पैकेट में ही, मतलब मिल्क वाली पैकेट में ही वो खाना डालने वाली थी। लेकिन इचिकावा पीछे से आकर उसे रोक देती है और वो बोलती है कि तुम्हें ये करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। लेकिन यामादा बोलती है कि मेरे पास तो कोई बॉल नहीं है, इसीलिए वो दोनों चले जाते हैं बॉल लेने के लिए धीरे धीरे, जहाँ पर क्योतारो अपने हाथ में उस दूध की पैकेट को पकड़ता है और यामादा के हाथ में वो खाना था। और वो दोनों चलते चलते जाता है जहाँ पर मतलब कटोरी वगैरह रखा रहता है। लेकिन वहाँ पर जाके उन्हें पता चलता है कि ये गेट तो बंद है, मतलब वो लोग अंदर नहीं जा सकते। तो इसीलिए यहाँ पर यामादा अपनी खुराफाती आइडिया चलाता है और वो लोग पहुँच जाते हैं साइंस लैब में, जहाँ पर वो लोग एक बीकार लेते हैं। बीकार समझते हो ना, अगर तुम लोग अभी भी बच्चे हो तो तुम लोग इसे नहीं समझोगे, लेकिन इतना समझ लो ये एक पॉट है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है। तो वो एक पॉट ले लेता है और यहाँ पर क्योतारो एक वेट मशीन लेकर मिल्क वगैरह मापने लगता है ताकि वो एक अच्छे से एक अच्छा सॉल्यूशन बना पाए उस खाने की। और थोड़ा सा मापना चुकना हो जाने के बाद वो उस मिल्क के अंदर उस खाने को डालता है और उस खाने को यामादा को दे देता है। अब यामादा उस खाने को थोड़ा सा हिलाने लगता है, मतलब एक स्पून टाइप का चीज़ की मदद से उसको हिलाता है थोड़ा सा, ताकि वो खाना अच्छी तरीके से बन जाए। अभी यामादा बोलता है कि क्योतारो जरा अपना हाथ दिखाना, मतलब जरा अपना उंगली दिखाना। और इतना बोलते ही यामादा उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी उंगली को लेकर उस बीकर के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसकी उंगली पे थोड़ा सा खाना चिपक जाता है और वो लेकर वो क्योतारो के मुंह पे ही डाल देता है। और वो पूछती है कि ये कैसा बना है, तो क्योतारो थोड़ा सा खाने के बाद बोलता है कि हाँ ये ठीक है। और इतना सुनते ही यामादा अपनी पूरी की पूरी खाने को अपने मुंह में डालने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर एक सर आ जाता है, मतलब साइंस लैब का टीचर आ जाता है और वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्योतारो अपने आप को और यामादा को बचाने के लिए बोलता है कि दरअसल हम लोग यहाँ पर कुछ तो भूल गए थे। लेकिन जब वो और सर यामादा की तरफ देखता है तब वो देखता है कि यामादा ने पूरी की पूरी खाने को अपने ऊपर स्पेल कर दिया है और ये देखने में थोड़ा सा अजीब व गरीब लग रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर स्कूल वगैरह साफ कर रहे थे। और सच बताओ तो ये ट्रेडिशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि ये लोग स्कूल वगैरह साफ करते हैं। खैर छोड़ो, तो यहाँ पर साफ करते करते हम देखते हैं कि एक लड़की जो उसे घूर रही थी टिफिन के टाइम, वो लड़की यामादा के ही आसपास घूम रही है और घूमते घूमते वो अचानक यामादा को पुकारती है, जिस वजह से यामादा के हाथ में रखा हुआ कपड़ा नीचे गिर जाता है। और ये देखकर यामादा की बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है, लेकिन यामादा उसकी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ के दौड़ते हुए लेकर चली जाती है कि चलो मेरे साथ उस कपड़े को लेने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि उस दूसरे लड़की के पास जो वहाँ पर घूम रही थी, उसके पास एक और लड़की आती है और वो पूछती है कि क्या तुमने यामादा से माफी मांग लिया है। लेकिन ये लड़की बोलती है कि नहीं, अभी तक मैंने एपोलॉजी नहीं मांगी है। और इन सब लोगों की बातचीत और इन सब लोगों की बिहेवियर क्योतारो चुप चुप के, मतलब वहीं पर ही खड़ा हुआ था और वो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। और फिर दूसरी वाली लड़की इस लड़की को बोलती है कि आखिर सॉरी बोलने की तो बात है, जल्दी से बोल देना। तो ये लड़की थोड़ा सा गुस्से होकर थोड़ा सा चीड़ कर बोलती है कि हाँ ठीक है। तो दूसरी लड़की बोलती है कि आखिर तुम ऐसी क्यों हो गए हो, तुम मिडिल स्कूल में ऐसी तो नहीं थी। लेकिन ये लड़की बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही सेरेना को चेंज किया है और तुम हर वक्त उसके साथ हैंग आउट करती रहती थी। और वो इतना कहते ही वहाँ से दौड़ के चली जाती है। और सच बताओ ये सेरेना कौन है मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामादा और क्योतारो के साथ साथ अब वो लड़की भी लाइब्रेरी में आ चुकी थी। और सच बताओ तो यार इन लोगों की जिंदगी तो एकदम लाइब्रेरी के अंदर ही घुसी हुई है यहाँ तक तो वो तीनों यहाँ पर मौजूद थे। और उस लड़की को देखकर क्योतारो को ये समझ आ जाता है कि वो लड़की भी यहाँ पर उसे, यानी कि यामादा को सॉरी बोलने के लिए आई थी। इसलिए क्योतारो ये सोचने लगता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। और तभी यामादा उसे पुकारती है और वो बोलती है कि हे ये देखो मैंने अपनी फेस एक भूतनी से चेंज कर लिया है, ये थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है ना। तो क्योतारो थोड़ा सा हंसते हुए, मतलब जबरदस्ती हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये क्रीपी लग रहा है। और फिर वो बोलती है कि चलो हम दोनों एक साथ फोटो खींचते हैं और हम लोग अपने अपने फेस स्वैप करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योतारो ये बोलता है कि दरअसल ये सब कुछ चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और इतना बोलते ही वो वहाँ से दौड़ के भाग जाता है, क्योंकि वो उन दोनों को थोड़ा सा टाइम देना चाहता था।
और उसकी गेट से बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि एक और लड़की मतलब वो दूसरी वाली लड़की क्योतारो को पकड़ लेता है और साइड में खींच लेता है और वो चुप चुप के उन दोनों को देखने लगती है। अब यामादा उस लड़की को बुलाता है। इस लड़की का नाम मुझे नहीं पता भाई, मतलब मुझे पता है कि इस लड़की का नाम क्या है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नाम है, इसलिए मैं इसे लड़की ही बुलाऊंगा, ठीक है। तो यामादा उस लड़की को बुलाती है और यामादा उस लड़की से बोलती है कि क्या हम दोनों एक साथ फोटो खींचे और फिर हम लोग अपने अपने फेस स्वैप करेंगे। तो वो लड़की यहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए मान जाती है, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है यहाँ पर, मतलब समझ सकते हो यार। तो यहाँ पर वो दोनों फोटो खींच लेते हैं और अपने अपने फेस स्वैप कर लेते हैं। और तभी यामादा ये बोलती है कि अगर मेरे नाक पे ये पट्टी नहीं होती तो शायद ये फोटो और भी अच्छी आती। जो सुनकर ये लड़की धीरे धीरे बोलती है कि मुझे प्लीज माफ कर देना यामादा। जो सुनकर यामादा बोलती है कि माफ कर दूं, लेकिन किस लिए। तो ये लड़की बोलती है कि दरअसल तुम्हारे नाक पे वो बॉल मैं नहीं मारी थी। तो यामादा बोलती है कि अच्छा तो वो तुम थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं यार, मैं तो वो भूल भी गई हूँ। और फिर वो माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, माहौल को थोड़ा सा कूल करने के लिए बोलती है कि चलो थोड़ा सा स्नैक्स खा लो। लेकिन वो देखता है कि कटोरे के अंदर कोई भी स्नैक्स बचा नहीं है, इसीलिए वो उसे थोड़ा सा चॉकलेट ऑफर करने जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसकी पॉकेट में सिर्फ रैपर ही बची है और पॉकेट में रैपर मतलब चॉकलेट निकलते वक्त सारे के सारे रैपर्स जो है वो लाइब्रेरी की फ्लोर पे बिछ जाती है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद वो लड़की, दूसरी वाली लड़की तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है और रैपर को उठाने लगती है। अब रैपर वगैरह उठाने के बाद हम देखते हैं कि यामादा वहाँ से चली जाती है और वो दोनों लड़की आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, जहाँ पर क्योतारो भी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। अब अगले पल हम देखते हैं कि उन लोगों की छुट्टी हो चुकी है और क्योतारो अकेले ही अपनी साइकिल लेकर पैदल चलते हुए घर जा रहा है। ये बंदा साइकिल लेकर पैदल क्यों चल रहा है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहा है, लेकिन खैर छोड़ो। अब वो यहाँ पर यामादा के बारे में सोचते हुए चलते हुए जा रहा था और तभी हम देखते हैं कि एक ग्रोसरी स्टोर में से यामादा ही निकल के आती है और वो चीखते हुए क्योतारो को पुकारती है और वो बोलती है कि अरे क्योतारो तुम्हारे पास तो एक बाइक भी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्या तुम मुझे एक राइड दोगे। तो क्योतारो थोड़ा सा सोचते हुए अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए ये बोलता है कि कहाँ तक जाना है तुम्हें। तो यामादा बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे राइड देने वाले हो। और इतना कहते ही यामादा उसकी कैरियर में, साइकिल की कैरियर में बैठ जाती है और यहाँ पर क्योतारो साइकिल चलाने लगती है। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह करते हुए चलते हैं, जहाँ पर यामादा बोलती है कि दरअसल मुझे बास्केटबॉल क्लब से निकाल दिया गया है क्योंकि मैं बहुत दिनों से बास्केटबॉल प्रैक्टिस नहीं किया है और अब मैं कोई भी क्लब में ज्वाइन नहीं हूँ। वो पूछता है कि क्योतारो तुम कौन सी क्लब में हो। तो वो बोलता है कि मैं डेटा प्रोसेसिंग क्लब में हूँ। अब यहाँ पर यामादा बोलता है कि शायद मुझे भी डेटा प्रोसेसिंग क्लब में ज्वाइन हो जाना चाहिए। जो सुनकर क्योतारो बोलता है कि अब यामादा बोलता है कि अबे कुछ तो बात बोलो, कुछ तो कहो। और ये सुनकर क्योतारो बोलता है कि हाँ मैंने तो कहा, हाँ कहा मैंने। अब हम देखते हैं कि वो लोग चलते हुए एक रेड लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर खड़े होकर वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी सामने क्योतारो एक पुलिस स्टेशन नोटिस करता है और वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि यहाँ पर तो डबल राइड, साइकिल में डबल राइड मना है, अगर पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया तो हम लोगों की तो कैरियर खतरे में आ जाएगी और वगैरह वगैरह सोचने लगता है। और वो ये सब कुछ सोचते सोचते अपने ही ख्यालों में खो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रीन लाइट हो चुका है। तो यामादा बोलती है कि ग्रीन लाइट हो चुका है, जल्दी से चलो। और यहाँ पर क्योतारो जल्दी से उस साइकिल को जोर जोर से चलाने लगता है और चलते वक्त क्योतारो यामादा से ये भी कहता है कि दरअसल मैं हर वक्त बीमार रहता था और मेरे सर पे भी, मेरे हेड पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लोग सेंजुको साता में पहुंच चुके थे और मेरे ख्याल से ये शायद एक स्टेशन है और वहाँ पर पहुंच के क्योतारो यामादा को ड्रॉप कर देता है। यामादा को यहीं तक ही आना था और यहाँ पर आके यामादा उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और इस ड्रिंक एक पाउच के अंदर रखा हुआ था। तो क्योतारो उस ड्रिंक को थोड़ा सा सोचने के बाद ले लेता है और उस ड्रिंक की ढक्कन को खोल के उसके रैपर को यामादा को पकड़ा देता है। मतलब जैसे यामादा उसके साथ करती थी वैसे ही वो यहाँ पर उसके साथ करता है और वो उस रैपर को लेकर वहाँ से दौड़ के चली जाती है और जाते वक्त वो उसे बाय बाय कहती है और उसकी बाय बाय सुनकर क्योतारो भी उसे बाय बाय कहता है और वो अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर देता है। अब नेक्स्ट दिन क्लासरूम में हम देखते हैं कि उन लोगों की पीटी टीचर मतलब बास्केटबॉल वाली कोच उन लोगों को ये बोल रहा था कि किसी ने तो लाइब्रेरी में कोई रैपर फेंक कर रखा हुआ था, मतलब वो चॉकलेट वाला रैपर जो यामादा के पास था उसको किसी ने फेंक दिया था। मतलब यामादा ने फेंका था, लेकिन ये बात वो आकर उन लोगों को बता रहा था क्लासरूम के अंदर और सभी लोगों को बताते हुए वो यामादा को पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसने इस रैपर को फैला है। तो यामादा बोलता है कि मैंने तो वहाँ पर कोई भी रैपर नहीं फैला है और मैं कभी भी लाइब्रेरी के अंदर खाती भी नहीं हूँ। जो सुनकर कोच को थोड़ा सा शक हो जाता है और वो बोलता है कि यामादा तुम आज स्कूल खत्म होने के बाद मुझसे ऑफिस रूम में मिलना। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योतारो एक रेस्टोरेंट में आया हुआ है और यहाँ पर क्योतारो अपने दिमाग में ये बोलता है कि दरअसल उस दिन सर को थोड़ा सा काम था, इसीलिए वो यामादा के साथ बातचीत नहीं कर पाया
रहा था और वो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि कैसे वो यामादा को बचाए इस मायाजाल से, मतलब इस प्रॉब्लम से। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा की बहन उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि हफ्ते में 5 दिन काम करते करते मैं तो थक गई हूँ, अब मुझे बेबी सिटिंग भी करना पड़ रहा है। लेकिन कियोतोरो यहाँ पर बोलता है कि दरअसल तुम मुझे घसीट के ले आए थे, मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। और तभी कियोतोरो ये नोटिस करता है कि यामादा भी उसी रेस्टोरेंट में आ गई है और वो अपने दोस्तों के साथ आई थी और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है उन दोनों के। और तभी कियोतोरो अपना मुंह घुमा लेता है सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और यामादा उन लोगों के पीछे वाले टेबल में ही जाके बैठ जाती है और वो लड़कियां वहाँ पर एक लड़के के बारे में बातचीत करने लगते हैं। और इस तरफ कियोतोरो उन लोगों की बात सुनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन यामादा यहाँ पर अपनी स्नैक की पैकेट को बहुत ज़ोर से हिलाने लगती है, जिस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब उसकी बहन कियोतोरो को चिढ़ाते हुए ये बोलती है कि अरे तुमने कुछ तो लिया ही नहीं है, तुम तो सिर्फ सलाद खा रहे हो, जैसे कि कोई लड़की एक डाइट पे है। जो सुनकर कियोतोरो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि रुक जाओ, मैं कुछ खरीद के लिए आता हूँ, और वो चला जाता है काउंटर में कुछ खरीदने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से यामादा आकर उसे थोड़ा सा धक्का मारती है और वो बोलती है कि तुम क्या लेने वाले हो। तो कियोतोरो एक फूड का नाम बोलता है, जो सुनकर यामादा बोलती है कि तुम मेरे कॉपी कर रहे हो। और इतना बोलते ही यामादा भी सोचता है कि शायद मुझे भी कुछ ले लेना चाहिए और वो जाकर मेनू देखने लगता है। तभी उसे ये याद आता है कि उसके पास तो पर्स है ही नहीं, मतलब वो अपनी पर्स को ऊपर फर्स्ट फ्लोर में छोड़ के आ गई थी। अब यामादा कियोतोरो को बोलता है कि वो तुम्हारा बहन है ना। तो कियोतोरो बोलता है कि हाँ वो मेरा बहन है। तो ये सुनकर यामादा बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारा सिबलिंग्स है और मैं अपनी फैमिली की इकलौता बच्चा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, वगैरह वगैरह बातचीत वगैरह करने लगते हैं। और उसके बाद यामादा कियोतोरो से पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। तो कियोतोरो बोलता है कि वो तो फर्स्ट फ्लोर में ही है। और ये सुनकर यामादा वहाँ से चली जाती है। और तभी अचानक कियोतोरो के दिमाग में ये क्लिक करता है कि यानी कि यामादा सिर्फ और सिर्फ नीचे मेरे साथ बात करने के लिए आई थी। और तभी बार काउंटर में लड़की कियोतोरो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो यामादा वहाँ पर उसे बोल देता है कि उसे क्या क्या चाहिए, और इसी बीच वो एक आइसक्रीम भी चूज कर लेता है, मतलब आइसक्रीम भी ऑर्डर कर देता है। और वो उस आइसक्रीम को लेकर ऊपर जा ही रहा होता है कि तभी वो ये देखता है कि यामादा भी ऊपर से आ रही है और यामादा उसके हाथ में वो आइसक्रीम देखकर ये बोलती है कि तुम दोबारा से मेरी कॉपी कर रही हो। लेकिन कियोतोरो तो उस आइसक्रीम को यामादा के लिए ही खरीदा था, लेकिन यहाँ पर कियोतोरो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदा है, जैसे कि तुम लोगों को पता चले गया होगा अब तक। तो अब नेक्स्ट दिन स्कूल में हम देखते हैं कि कियोतोरो छुप छुप के ऑफिस रूम के अंदर ताकाजाकी कर रहा था और वो वहाँ पर यामादा को ही ढूंढ रहा था। तभी वो ये देखता है कि यामादा तो अंदर कहीं पर भी नहीं है, और तभी अचानक यामादा पीछे से आकर कियोतोरो को धप्पा कर देती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यामादा थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि बेसिकली मैं यहाँ से गुजर रहा था, बस इतना ही। तो यामादा बोलती है कि तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। कियोतोरो पूछता है कि मैं क्यों अंदर जाऊंगा। यामादा बोलती है कि दरअसल मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलो मुझे कंपनी देने के लिए। और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और ऑफिस रूम के अंदर उन दोनों की बातचीत होने लगता है सर के साथ, और सर यहाँ पर यामादा से पूछताछ वगैरह करने लगता है। तभी कियोतोरो बहुत ही ज्यादा सीना चौड़ा करके ये बोलने लगता है कि यामादा उस रैपर को लाइब्रेरी के अंदर नहीं फेंका है और मैं उसे देखा था और वो कभी भी लाइब्रेरी के अंदर खाना वगैरह नहीं लाती है। वो यहाँ पर बहुत सारा बातें करता है सर के साथ, और वहाँ पर सारा का सारा सिचुएशन सॉर्ट करने के बाद वो दोनों वहाँ से चल के जाने लगते हैं। तभी वो सर कियोतोरो को रोकता है और कियोतोरो की तो यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। अब सर पीछे से आकर कियोतोरो को बोलता है कि अरे मैंने तो आज तुम्हें पहली बार बोलते हुए देखा है, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी भी बोलते हुए नहीं देखा था। और ये बात सुनकर कियोतोरो को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है क्योंकि कियोतोरो को यही लग रहा होता है कि शायद वो दोनों पकड़ा जा चुका है। अब कॉरिडोर में चलते हुए यामादा कियोतोरो को थैंक यू कहती है और वो अपनी जेब में से 2 चॉकलेट 2 कैंडी निकाल के कियोतोरो को पूछती है कि तुम्हें कौन सा चाहिए। तो कियोतोरो यहाँ पर थोड़ा सा सोच के एक क्लाउड वाले कैंडी को चूज कर लेता है। ये देखकर यामादा उसे बोलती है कि तुम तो अभी भी बच्चे हो, और वो वहाँ से दौड़ के चलने लगती है। और तभी वो अचानक रुक जाती है और वो पीछे मुड़ के कियोतोरो को बोलती है कि तुम मुझे यामादा बोल सकती हो, और यामादा उसकी फर्स्ट नेम होती है। और तुम लोगों को तो पता ही है कि फर्स्ट नेम से किसको बुलाया जाता है। और इसी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अब हमें दूसरे दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इचिकावा अपनी डेस्क में बैठ के ये सोचता है कि आज वो दिन है जब हम लोगों को वर्क प्लेसेस विजिट करना होगा, और आज ही हम लोगों को ग्रुप में डिवाइड करना होगा और हमें डिफरेंट जगह पर जाना होगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या फिर कोई क्राइम सीन वाले जगह में, ऐसा कुछ जगहों में जाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि सामने पीटी टीचर, उन लोगों की पीटी टीचर ये बोलता है कि तुम लोगों को 6 लोगों की ग्रुप में डिवाइड हो जाना है, तो तुम लोग अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना अपना ग्रुप
चूज़ कर सकते हो। और इतना बोलते ही पीटी टीचर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना ग्रुप वगैरह तैयार करने के लिए जुट जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा की 4 ग्रुप में तो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थे, मतलब उसके फ्रेंड सर्कल में ही 4 लोग मौजूद थे। और अब हम देखते हैं कि हमारा भाई कियोतारो अपने डेस्क में बैठा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि आखिर मैं किसकी टीम में जाऊँ, मैं किसके टीम में जाऊँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो छपरी बंदा कियोतारो को पुकारता है और वो बोलता है कि क्या तुम हमारे टीम में आना चाहोगे। तो कियोतारो भी बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो छपरी बंदा ये नोटिस करता है कि यामादा की ग्रुप में सिर्फ 4 लड़की है और हारा की ग्रुप में भी 4 लड़की है, तो इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो चारों लोग 2-2 करके दोनों ही ग्रुप में स्प्लिट हो जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग पहले तो जाते हैं यामादा की ग्रुप में, ये बोलने के लिए कि वो लोग अपने ग्रुप में उन लोगों को शामिल कर ले। तो यहाँ पर वो छपरी बंदा तो पहले बोलता है कि यामादा क्या तुम लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लड़की तो बिल्कुल उसके मुंह पे ही ना कर देती है और वो बोलती है कि इस छपरी बंदे के अलावा कोई भी लड़का हमारे ग्रुप में चलेगा। तो यहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर किसको लिया जाए, किसको लिया जाए। तो अब वो लड़कियां बोलते हैं कि हम लोग फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग अपने ग्रुप में किसको लेने वाले हैं। और यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि हम लोग कांजाकी को अपने ग्रुप में लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छपड़ी लड़का और कांजाकी दोनों ही एकदम परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कांजाकी तो जाना चाहता है हारा की ग्रुप में और ये छपड़ी बंदा जाना चाहता है यामादा की ग्रुप में। तो इन लोगों की प्लानिंग पे थोड़ा सा पानी छिट गया था, तो इसीलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। तो यहाँ पर यामादा को ये समझ आ जाता है कि यहाँ पर मैटर आखिर चल क्या रहा है। तो इसलिए वो सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए वो कांजाकी के पास आती है और उसके पीछे से कियोतारो को थोड़ा सा इशारा करने लगती है ताकि कियोतारो यहाँ पर थोड़ा सा हैंडल कर ले सिचुएशन को। तो इसलिए कियोतारो यहाँ पर बोलने लगता है कि कांजाकी तुम्हें तो हारा के ग्रुप में जाना चाहिए, क्योंकि तुम भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा वगैरह हो और वो लोग भी पढ़ाई वगैरह में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और हम लोग इस ट्रिप में घूमने के लिए या फिर मज़े करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें उस ग्रुप में जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर लड़कियों में से किसी को भी ये इसका लॉजिक पसंद नहीं आता है, लेकिन वो छपरी बंदा भी कियोतारो का साइड लेते हुए ये बोलता है कि हाँ ये लॉजिक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो मोटा बंदा आकर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ही इन लोगों की टीम में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन ये देखकर इचिकावा भी चीख उठता है और वो बोलता है कि रुको जरा, मेरा भी बहुत ही कम मार्क्स आया है, मेरा तो साइंस में सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स आया है। जो सुनकर वो मोटा बंदा बोलता है कि अरे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गवार हो। और ये बात सुनकर वो छपरी बंदा ये डिसाइड करता है कि कांजाकी और वो मोटा बंदा ये दोनों जाएंगे उस हारा वाले ग्रुप में और ये छपरी बंदा और कियोतारो ये दोनों रुक जाएंगे यामादा की ग्रुप में। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कियोतारो और वो छपरी बंदा दोनों ही जीत चुके हैं। तो कियोतारो यहाँ पर बोलता है कि मैं तो जीत गया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। तभी हम देखते हैं कि यामादा कियोतारो के पास आती है और वो उसके कान में बोलती है कि वो एक झूठ था, है ना। जो सुनकर कियोतारो की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी तो एकदम आंखें बाहर निकल आते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिकावा को साइंस में 92 मार्क्स मिला था, यानी कि ये बंदा पढ़ाई में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और वो सिर्फ और सिर्फ यामादा की ग्रुप में आने के लिए ही ये सब कुछ झूठ बात बोला था। अब हमें नेक्स्ट सीन में दोबारा से लाइब्रेरी की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इचिकावा एक किताब को पढ़ते हुए ये सोच रहा था कि क्या यामादा को ये पता चल गया कि मैं उसकी टीम में जाना चाह रहा था, लेकिन मैं तो उसकी टीम में नहीं जाना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ कांजाकी को हेल्प करना चाह रहा था। मतलब यहाँ पर वो अपने आप को गलत साबित करने में जुड़ा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हारा और यामादा भी आ जाती है और यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। मतलब हारा और यामादा इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और हमेशा की तरह यामादा के हाथ में थोड़ा सा चिप्स के पैकेट था और वो अपनी चिप्स को हारा को ऑफर करती है और वो हारा ये देखकर, मतलब उसके हाथ में इस चिप्स के पैकेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिप्स की पैकेट थी। तो यहाँ पर हारा बोलती है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, लेकिन मैं तो डाइट में हूँ, मैं ये नहीं खा सकती। और हारा बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात वगैरह करने लगते हैं, जहाँ पर यामादा यहाँ पर कांजाकी के बारे में हारा से बातें करने लगती है और वो बोलती है कि कांजाकी को तो कर्वी टाइप की लड़कियां पसंद है, उसने तो खुद ही बोला था। लेकिन यहाँ पर हारा बोलती है कि उसकी बातों में मत जाना, उसको तो प्रीटी गर्ल्स पसंद है, मतलब मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे ही एक थोड़ा सा चेबी गर्ल्स लेकिन प्रीटी गर्ल्स पसंद है और इसलिए मैं अपना फैट जो है वो थोड़ा सा कम करना चाहती हूँ। और फिर वो दोनों अपने कान में थोड़ा सा खुशफुसाने लगते हैं और थोड़ा बहुत खुशफुसाने के बाद यामादा को ये पता चलता है कि हारा और कांजाकी दोनों ही बाहर गए थे घूमने के लिए। और ये सुनकर यामादा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो चीख पड़ती है। और दूसरी तरफ कियोतारो को भी ये पता चल गया था कि वो दोनों बाहर घूमने के लिए गए थे और कियोतारो अपने ही मन में ये बोलता है कि वो ठरकी लड़का प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा है अच्छा है। और फिर हारा ये बोलती है कि हम तो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए बाहर गए थे, बस इतना ही। और फिर यामादा बोलती है कि ऐसी बातचीत करना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातचीत, बाहर घूमने जाने वाली बातचीत, डेटिंग वगैरह की बातचीत मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद
पसंद है। जो सुनकर हारा बोलती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास तो बहुत सारी कहानियां होगी मुझे बताने के लिए, तो जल्दी से तो बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या कहानियां हैं। और ये बात सुनकर दूसरी तरफ कियोतोरा की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी, क्योंकि वो यामादा की बॉयफ्रेंड के बारे में सुनना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन यामादा यहाँ पर बोलती है कि अच्छा तो बॉयफ्रेंड वाली बातचीत, मेरी तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं और था भी नहीं। जो सुनकर कियोतोरा को थोड़ा सा रिलीफ मिलती है। अब हम देखते हैं कि यामादा हारा को ये बोलती है कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब तुम्हें क्या करना होगा मैं बताती हूँ। जो सुनकर हारा बोलती है कि मुझे क्या करना होगा मतलब। तभी हम देखते हैं कि यामादा अपनी पॉकेट से एक हेडफोन निकालती है और वो हारा को बोलती है कि जरा मेरे पास आओ, और वो दोनों आसपास बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने कान में एक एक करके हेडफोन डाल लेते हैं। और फिर यहाँ पर यामादा अपने मोबाइल से उन दोनों की फोटो खींचने लगता है, जो देखकर हारा अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लेती है। और फिर वो बोलती है कि दरअसल मैं हम लोगों की फेसेस को सेम साइज में लाने की कोशिश कर रही थी। और फिर यामादा यहाँ पर बोलती है कि जरा तुम अपने हाथ लेकर मेरे पॉकेट में डालो, तो वो दोनों अपने हाथ लेकर यामादा की पॉकेट में डालती है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि यामादा की पॉकेट से ढेर सारे चॉकलेट्स निकल के बाहर गिर जाते हैं। अब वो दोनों अपने अपने हाथ पकड़ के दोबारा से हारा की पॉकेट में डालते हैं, और जब वो दोनों अपना हाथ निकालता है तब वो देखता है कि उसके पॉकेट में पाई चॉकलेट रखा हुआ है, जो देखकर यामादा तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और ये देखकर हारा बोलती है कि दरअसल ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए ही लाया था शायद, मतलब हारा यहाँ पर थोड़ा सा झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर यामादा बोलती है कि तुम इसे खा सकती हो। तो हारा उस चॉकलेट को बहुत ही ज्यादा सुकून के साथ खाती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। जो सुनकर यामादा बोलती है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। अब अगले पल जब वो दोनों अपने फोटोज देखते हैं तब वो देखते हैं कि पीछे से एक बंदा उन लोगों के ऊपर ताकाझाकी कर रहा था, जो देखकर हारा ये पूछती है कि क्या ये भूत है। तो यामादा बोलती है कि नहीं ये भूत नहीं है, दरअसल मुझे पता है कि ये कौन है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों चले जाते हैं कियोतोरा के पास, और यहाँ पर हारा ये पूछती है कि क्या तुम दोनों हमेशा यहाँ पर रहते हो, मतलब हमेशा एक साथ यहाँ पर रहते हो। तो यामादा यहाँ पर बोलती है कि हाँ लगभग हर टाइम जब मुझे कोई भी काम नहीं होता तब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। लेकिन कियोतोरा यहाँ पर बोलती है कि नहीं दरअसल मैं तो हर रोज यहाँ पर आया करता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि यामादा यहाँ पर आई हुई है और उसके बाद से वो हर रोज यहाँ पर आती है। जो सुनकर हारा यहाँ पर थोड़ा सा शैतानी स्माइल देती है और जो देखकर कियोतोरा थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों की स्कूल छुट्टी हो चुकी है और कियोतोरा अपनी ड्रॉयर में से, अपने लॉकर में से कुछ चीजें सामान वगैरह निकाल के घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे यामादा के साथ बिताए हुए थोड़े बहुत लम्हे याद आते हैं। और वो चलते चलते जब बाहर पहुंचता है, स्कूल के गेट के बाहर पहुंचता है, तब वो देखता है कि बाहर तो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और उसके पास छाता भी नहीं था, लेकिन उसके पास रेनकोट था। और वो ये सोचने लगता है कि आज की बारिश तो बिन बुलाया आ चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंट है, अच्छा सिचुएशन है एक्सट्रोवर्ट्स के लिए, ताकि वो अपनी पसंदीदा लड़की के साथ एक ही छतरी के नीचे जा सके घर की तरफ। तभी वो ये नोटिस करता है कि यामादा के पास तो कोई भी छाता नहीं है और यामादा यहाँ पर कियोतोरा को नोटिस कर लेता है अपनी रेनकोट पहन के। तभी यामादा कियोतोरा को ये पूछता है कि अच्छा तो तुम बाइसाइकिल चलाते हो है ना। तो यहाँ पर कियोतोरा ये सोचने लगता है कि आखिर वो ये सब कुछ मुझे पूछ क्यों रही है। तभी यामादा बोलती है कि तुम मुझे अपना रेनकोट दे दो, मैं दरअसल जल्दी से जाती हूँ कन्वीनियंस स्टोर में और वहाँ से जाके एक अम्ब्रेला खरीद के लाती हूँ। जो सुनकर कियोतोरा पहले तो थोड़ा बहुत नखरे दिखाने लगता है और वो बोलता है कि तुम ये कैसे पहनोगी वगैरह वगैरह बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर यामादा की जबरदस्ती की वजह से कियोतोरा अपनी रेनकोट उतार के देने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब यामादा उसकी रेनकोट पहनती है तब वो देखती है कि उसकी रेनकोट तो बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी बॉडी में फिट हो चुकी है और वो जल्दी से करके जाने लगती है। और जाते वक्त वो ये बोलती है कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़रूर से ज़रूर वापस आऊँगी। जो सुनकर कियोतोरा ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम वापस आओगी और मैं इस बात को लेकर चिंतित भी नहीं हूँ। और इतना बोलते ही यामादा वहाँ से चली जाती है। लेकिन यामादा के जाने के बाद कियोतोरा ये देखता है कि उसने तो अपनी बैग यहीं पर भूल चुकी है और उसकी बैग के अंदर ही उसकी पर्स भी हो सकती है। तो ये देखकर कियोतोरा ये सोचता है कि इसकी बैग तो उसे जल्दी से जल्दी लौटाना चाहिए। तो इसीलिए कियोतोरा उसकी बैग को उठाकर उसके पीछे दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामादा तो अपनी धुन में चल रही थी और कियोतोरा उसे पीछे से पुकारने लगता है। तो पुकारते पुकारते फाइनली यामादा उसकी पुकार सुन लेती है और वो पीछे मुड़ के देखती है कि कियोतोरा उसकी बैग लेकर उसके सामने खड़ी हुई है। और कियोतोरा यहाँ पर बोलता है कि मैं दरअसल तुम्हारे बैग को ड्राई रखने की कोशिश कर रहा था। तो यामादा यहाँ पर अपने हाथ को उसके ऊपर ले जाकर बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ड्राई रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और वो बोलती है कि मेरी पर्स दरअसल सामने वाले पॉकेट में है। तो यहाँ पर कियोतोरा उसकी बैग को खोलकर पॉकेट से कि पर्स निकालने वाला था कि तभी वो देखता है कि उसकी बैग के अंदर एक अम्ब्रेला ऑलरेडी रखा हुआ है। जो देखकर यामादा ये बोलती है कि दरअसल ये अम्ब्रेला टूटी हुई है। तो कियोतोरा कुछ भी ना कह के उसके अम्ब्रेला को उसके बैग के अंदर डाल देता है और उसकी बैग के अंदर से पर्स निकाल के उसकी रेनकोट में डालने जाता है। लेकिन यहाँ पर यामादा बोलती है कि नहीं पर्स को वहाँ पर मत रखो, वो गीला हो जाएगा। वो बोलती है कि पर्स को मेरी शर्ट के पॉकेट के अंदर रखो।
जो सुनकर कियोतारो की तो यहाँ पर मूवमेंट बन जाती है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये देखकर। तो यहाँ पर कियोतारो धीरे धीरे करके उसकी रेनकोट को खोलती है और उसकी शर्ट के पॉकेट के अंदर, मतलब उसकी जैकेट के पॉकेट के अंदर उसके पर्स को रख देता है। और ये देखकर यामादा भी थोड़ा सा शर्मा जाती है और वो कियोतारो को बोलती है कि जल्दी से तुम स्कूल में चले जाओ, नहीं तो तुम ज्यादा भीग जाओगे। और इतना बोलते ही यामादा वहाँ से चल के जाने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो फाइनली स्कूल में पहुंच चुका है और वो स्कूल में जाके उसकी अम्ब्रेला को खोल के देखता है और वो देखता है कि वो अम्ब्रेला तो बिल्कुल सही सलामत है। और ये देखकर कियोतारो ये सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, ताकि उसे कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल पाए या फिर कोई और बात है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यामादा फाइनली वहाँ पर वापस आ चुकी है एक अम्ब्रेला और थोड़ी बहुत स्नैक्स लेकर, मतलब थोड़ी बहुत स्नैक्स खरीद कर। जो देखकर कियोतारो सोचता है कि शायद वो स्नैक्स खरीदने के लिए मेरे रेनकोट लेकर गई थी। अब हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर, मतलब स्कूल में ही खड़े होकर थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पर यामादा कियोतारो को एक सवाल पूछती है और कुछ सेकंड बाद ही वो बोलती है कि टाइम्स अप। जो सुनकर कियोतारो बोलता है कि अरे तुमने तो बहुत ही जल्दी कर दिया टाइम्स अप। तो यामादा यहाँ पर बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हारे रिफ्लेक्स को टेक्स्ट कर रही थी। तो ये बात सुनकर कियोतारो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो फिर बोलता है कि अच्छा तो बाय देन, फिर मिलेंगे। और इतना बोलते हैं कि कियोतारो वहाँ से चल के जाने लगता है, लेकिन पीछे से यामादा एक आइसक्रीम निकाल के उसकी गर्दन में थोड़ा सा लगा देती है। और ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसीलिए यामादा यहाँ पर चौंक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। तो यामादा यहाँ पर कियोतारो को बोलती है कि ये लो तुम्हारी पार्टिसिपेशन प्राइज। जो देखकर कियोतारो पूछता है कि अच्छा तो ये आइसक्रीम है। यामादा बोलती है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए था क्या, लेकिन यहाँ पर कियोतारो कुछ ना बोलते हुए वो आइसक्रीम ले लेता है और वो अपने मन में बोलने लगता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, क्या मैं यामादा को पसंद करने लगा हो। और वो यामादा की चेहरे को देखते ही जाता है और फाइनली उस आइसक्रीम के लिए यामादा को थैंक यू कहता है। अब हमें उस दिन को दिखाया जाता है जब वो लोग वर्क प्लेस विजिट करने के लिए जा रहे थे और हम देखते हैं कि वो 6 लड़की मिलकर पहुंच जाते हैं अपनी वर्क प्लेस विजिट वाले जगह पर। और वहां पर पहुंचते ही एक लड़की रिसेप्शन में जाकर पूछती है, मतलब उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं और वो उन लोगों के पास आकर, मतलब अपने दोस्तों के पास आकर ये बोलती है कि एक गाइड हम लोगों के पास जल्दी आने वाली है, हम लोगों को इस जगह को घूम के दिखाने के लिए। अब उन लोगों के पास फाइनली वो गाइड पहुंच जाती है और वो गाइड उन लोगों को घूम के दिखाने लगती है इस मांगा कंपनी को। मतलब दरअसल वो लोग एक मांगा कंपनी में आए थे जहाँ पर मांगा वगैरह राइट किया जाता है, मांगा वगैरह बनाया जाता है और यहाँ पर आकर वो लोग घूमने वगैरह लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आर्टिस्ट आ जाती है और उसके हाथ में बाकी हानमा की एक रियल कॉपी थी, जो देखकर सभी लोग तो उतावले हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियोतारो और यामादा दूसरी तरफ खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर कियोतारो तो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था उस मांगा को देखने के लिए। लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम डाउन कर रहा था, पता नहीं क्यों काम डाउन कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा चाह रहा था उस मांगा को देखने के लिए। जो देखकर यामादा को ये समझ आ जाता है कि कियोतारो उस मांगा को देखना चाहता है, तो इसीलिए यामादा उसके हाथ को पकड़ के ले जाता है उस मांगा के पास और ले जाकर उसको दिखाने लगता है। जो देखकर कियोतारो की तो आँख चमक उठती है। वो देखता है कि अरे ये तो ओरिजिनल बाकी हानमा की कॉपी है यार। अब उन लोगों के वर्क प्लेस विजिट फाइनली कंप्लीट हो जाते हैं और सभी लोग चल के जाने लगते हैं लिफ्ट की तरफ। और लिफ्ट में उठकर वो लोग नीचे जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक मोटा आदमी आ जाता है और सभी लोगों को दबाते हुए अंदर घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि यामादा उस फोर्स की वजह से कियोतारो के बहुत ज़्यादा पास आ जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पास, और मैं भी इतना ज़्यादा पास चाहता हूँ उसको। खैर छोड़ो यार। तो वो बहुत ज़्यादा पास आ जाती है कियोतारो की, और कियोतारो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा था, मतलब उसकी तो सोए हुए अरमान जाग रहे थे और उसकी आंखें चकराने लगते हैं, दिमाग घूमने लगता है। वो सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ, अब तो मैं जिधर भी देख रहा हूँ उधर ही सिर्फ और सिर्फ ख़राब चीज़ें ही है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं दिखेंगे। और आंखें बंद करने के बाद वो लिफ्ट फाइनली चलने लगता है और चलते चलते वो फाइनली पहुँच जाता है ग्राउंड फ्लोर में। और यहाँ पर पहुँचते ही कियोतारो ये सोचता है कि चलो मैंने तो कंप्लीट कर लिया अपना टास्क। और वो धीरे धीरे करके अपनी आँख खोलता है और वो देखता है कि यामादा अभी भी उसके सामने खड़ी हुई है उसी पोजीशन में। जो देखकर कियोतारो की तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग तो लिफ्ट छोड़ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी यामादा वैसे ही खड़ी हुई है। जो देखकर कियोतारो ये पूछता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। तो यहाँ पर यामादा अपने आप को संभाल लेती है और वहाँ से उठ के चलने लगती है। अब वो लोग स्टेशन में चलने लगते हैं। चलते चलते हम देखते हैं कि कियोतारो, यामादा और उसकी बेस्ट फ्रेंड तीनों एक दूसरे के साथ मांगा के बारे में बातचीत वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पर यामादा एक मांगा आर्टिस्ट के बारे में, मतलब एक मांगा कैरेक्टर के बारे में कियोतारो से पूछता है। तो कियोतारो यहाँ पर उस मांगा कैरेक्टर के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यामादा को दे देता है। तो यामादा यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम उस मांगा को पढ़े हो। तो कियोतारो बोलता है कि नहीं, मैंने मांगा को नहीं पढ़ा है।
और फिर चलते चलते क्योतारो यहाँ पर बोलता है कि दरअसल मुझे थोड़ा सा बाथरूम जाना है, और वो बाथरूम में आकर अपने हाथ दीवार में पटकने लगता है और वो बोलता है कि वो लोग ज़रूर से मेरा मजाक उड़ा रहा होगा, मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था उस मांगा वाले कंपनी में, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। अब कुछ देर बिताने के बाद क्योतारो फाइनली बाथरूम से बाहर आता है और वो यामादा से पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ पर है, और तभी उन लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और वो लोग स्टेशन में बहुत ही तेज़ दौड़ने लगते हैं। लेकिन ट्रेन तक पहुंचने से पहले ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ट्रेन वहाँ से छूट के चला जाता है, जो देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो दोनों वहीं पर ही खड़े होकर उस ट्रेन को जाते हुए देखने लगते हैं। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम लोग मेरा इस वॉलपेपर ऐप को ज़रूर से चेकआउट करना यार प्लीज़, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।